चैप्टर 1402 वॉइड एग्जाइल। नैश के 5 महान जनरलों में से अंतिम बाबुलू ने झंगी और बाकी लोगों के होली स्पिरिट टेम्पल में पहुंचते ही अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। वॉइड एग्जाइल, शून्य निर्वासन। झंगी और उसके साथियों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उनके सामने की स्पेस अचानक डिस्टॉर्ट होने लगी। एक पल में उन्हें लगा जैसे उनका शरीर कंट्रोल से बाहर जा रहा है, और अगले ही सेकंड वे कंप्लीटली अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। झंगी को तुरंत बहुत अनयूजुअल महसूस हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक मैसिव ग्रैंड हॉल में खड़ा है, जिसकी जमीन सफेद जेड जैसी स्मूथ पट्टियों से बनी थी। पर उसके सराउंडिंग्स में लाइंग वायु, फैटीजू और बाकी सारे लोग गायब थे। ये स्पेशल सेपरेशन टेक्निक, झंगी इंस्टेंटली समझ गया कि ये सब बाबुलू की स्पेस रिलेटेड एबिलिटी का असर था। उसे पहले से अंदेशा था कि होली स्पिरिट टेम्पल में कोई पावरफुल गेटकीपर होगा, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो लोग डायरेक्ट बैटल के बजाय अलग अलग डायमेंशंस में फेंक दिए जाएंगे। क्या ये हमें एक एक करके एलिमिनेट करने की स्ट्रैटेजी है? झंगी ने कॉशियसली अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना शुरू किया। उसकी मेंटल फील्ड आसपास की एनर्जी फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट कर सकती थी, ताकि कोई भी हमला पहले से फील हो जाए। सबसे पहले उसने कम्युनिकेशन डिवाइस ऑन किया और बाकी साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लाइंग वायु, अंकल वायु, फैटीज हूं, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? क्या तुम सब साथ हो या अलग अलग डायमेंशन में? लेकिन कई सेकंड्स तक साइलेंस रहा। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी सिस्टम एआई ने अलर्ट दिया, मास्टर, इस जगह में एक यूनिक मैग्नेटिक फील्ड है जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा है। डैम, ये थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। झंगी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वो जानता था कि बाबुलू ने सबको स्ट्रैटेजिक तरीके से अलग कर दिया है। झंगी खुद को संभाल सकता है, लेकिन लाइंग वायु और बाकी साथी शायद इस आइसोलेटेड सिचुएशन में उतने कैपेबल न हो। यदि बाबुलू ने पहले अनपार अटैक किया हो। झंगी की चिंता बढ़ने लगी। इस वक्त उसके साथ सिर्फ जिक्सी थी और उसकी कुछ शैडो बाउंड यूनिट्स जैसे जिंगवे वगैरह। उसने तुरंत अपनी स्पेशल टेलीपोर्टेशन एबिलिटी एक्टिवेट की, ताकि टेम्पल के बाकी हिस्सों में जाकर अपने लोगों को एकत्र कर सके। स्विश्त, वो एक कॉरिडोर से निकलकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, एक विशाल सफेद दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। झंगी की प्यूपिल्स इंस्टेंटली सिकुड़ गई। वो हवा में होवर करते हुए इधर उधर देखने लगा। ये क्या है? मैं अभी भी इसी जगह के अंदर हूं, पार बाहर निकल नहीं पा रहा। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और उस दीवार को छूने की कोशिश की। जैसे ही झंगी की हथेली उस सफेद दीवार से टकराई, एक अवर्णनीय बेचैनी ने पूरे शरीर को घेर लिया। ये फीलिंग कुछ जानी पहचानी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस इन्फिनिटी गेट को छूते वक्त हुई थी। लेकिन इस बार यह सेंसेशन और भी ज्यादा तीव्र था, इतना कि हड्डियां तक कंप आ गई। झंगी खुद को संभालते हुए करीब दर्जनों मीटर पीछे हट गया। वो चारों ओर फैले इस विशाल रहस्यमयी स्थान को देखता रहा और कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। क्या नैश कंट्री ने कोई ऐसी मटेरियल डेवलप की है जो सुपर पावर्स को सप्रेस कर सकती है? झंगी ने खुद से कहा। शैडो रियल में यांग जिंगसन ने कामली जवाब दिया, नैश की जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो आउटर वर्ल्ड से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और रिसिलियंट लगती है, स्पेशली सर्कुलर कॉरिडोर वाली मटेरियल जो एप्सिलॉन लेवल अटैक्स को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। लू कैरन ने एक्साइटेड होकर कहा, ब्रो, अगर हम इस मटेरियल का प्रॉपर स्टडी करें तो फ्यूचर में एक महा पॉसिबल है। झंगी को पता था कि एलियंस पावरफुल वेपन्स है और दुनिया के एंड से पहले उन्हें हार्नेस करना बेहद जरूरी है। लेकिन उस वक्त झंगी की प्रायोरिटी थी लाइंग वायु और बाकी साथियों को ढूंढना। उसने तुरंत होली डिक्री, पवित्र न्यायपत्र एक्टिवेट किया और बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज किए
सिर्फ कियान लोंग आर्मोर की शक्ति से दीवार पर अटैक किया। क्रैक। दीवार पर एक हल्की सी दरार उभरी। टुकड़े को झंग यी ने तुरंत शैडो स्पेस में भेज दिया। ठीक है कैरन, तुम बाद में इसका एनालिसिस करना, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जल्दी से अंकल वायु और दूसरों को ढूंढना होगा। यांग जिंगसन की काम आवाज आई। भाई, इतनी चिंता मत करो। अगर मैं वो मिस्टीरियस गार्डियन होती तो सबसे पहले कमजोरों पर अटैक नहीं करती। झंग यी थोड़ी देर शांत रहा, फिर पूछा, शिंगसिन, तुम्हारा मतलब क्या है? यांग जिंगसन ने धीरे धीरे समझाया। क्या लीड्स टू कंफ्यूजन? तुम अन लॉगऑन को वैल्यूबल मानते हो क्योंकि तुम उन्हें चाहते हो, लेकिन गार्डियन के नजरिए से देखा जाए तो रील टारगेट हो तुम। एक एप्सिलॉन्टियर एलियन, वो पहले तुम्हें खत्म करना चाहेगा क्योंकि बाकी लोग उसकी नजर में खतरा नहीं है। अगर अभी तक उस गार्डियन ने तुम पे अटैक नहीं किया तो इसका मतलब है बाकी सब अभी भी जिंदा है और सेफ भी है। झंग यी ने गहरी सांस ली। उसने माना यह बात लॉजिकल थी। तो क्या अब हम बस यही बैठकर वेट करें कि गार्डियन खुद आए? झंग यी ने सिर उठाकर देखा। सामने एक विशाल गुंबद था, सैकड़ों मीटर ऊंचा, जैसे किसी मंदिर का एक हिस्सा। चारों ओर फैला सफेद सन्नाटा। कोई एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा था। अगर ना सिग्नल है और ना हाई स्पेस जंप पॉसिबल है तो हमें एक ही रास्ता बचता है, मैन्युअली पूरे मेज को एक्सप्लोर करना। यांग जिंगसन ने जल्दी सोचते हुए बोला, भाई, सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। सामने के गेट से चलो और जहां कहीं भी रोड स्प्लिट हो, हमेशा दाईं ओर मुड़ना। चैप्टर 1403 कलेक्टर्स आइटम। सेंट स्पिरिट टेम्पल इतना विशाल था कि 3 आंखों वाली जनजाति का एक विशालकाय व्यक्ति भी इसके अंदर आसानी से रास्ता भटक सकता है। एक छोटे से इंसान की तो बात ही छोड़िए, जो सिर्फ 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा है। इस समय झंग यी के लिए यह जगह एक बहुत बड़ा भूल भुलैया बन चुकी थी। वो और बाकी सभी लोग सही रास्ता ढूंढने और अपने साथियों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। शिन ने झंग यी से कहा, भूल भुलैया की तरह सोचो। जब हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती तो बस एक दिशा में चलते रहो। इस तरह हम या तो बाहर निकलेंगे या रास्ता जरूर मिल जाएगा। झंग यी ने जवाब दिया, ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। इस समय तक झंग यी एक बिना दिशा वाली मक्खी जैसा महसूस कर रहा था और उसके पास कोई बेहतर तरीका नहीं था। इसलिए वो बस शिन की सलाह मानते हुए आगे बढ़ गया। इस क्षेत्र के भीतर स्पेस ट्रैवल अभी भी संभव थी, लेकिन इस विशेष मटेरियल से बनी दीवारों के आर पार जाना मुमकिन नहीं था। कुछ ही समय में वो एक विशाल स्थान के अंत तक पहुंच गया, एक ग्रैंड सफेद दरवाजे के सामने। झंग यी के लिए अकेले उस दरवाजे को खोलना बहुत मुश्किल था। उसी समय हुआ हुआ ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और एक विशाल बियाओ टाइप बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने झंग यी की मदद करने के लिए दरवाजे के हैंडल्स को अपने मुंह से पकड़ा और दोनों तरफ के दरवाजे धीरे धीरे खोल दिए। झंग यी बोला, हां, बिल्कुल, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। झंग यी ने हुआ हुआ को साथ लिया और सीधे अगले दरवाजे की ओर चला गया। वे कई कमरों से गुजरे। अब जाकर झंग यी धीरे धीरे इस महल के वातावरण को महसूस करने लगा। कुछ कमरे एकदम खाली थे, शायद कॉरिडोर्स थे, और कुछ में बड़ी बड़ी टेबल्स और ऊंची सजावटी चीजें लगी थी। तभी अचानक सेंट स्पिरिट टेम्पल के एक हिस्से से एक अजीब एनर्जी वेव उठी और फिर पूरे मंदिर में फैल गई। झंग यी, अंडरटेकर, लांसलॉट और गांव चंगकोंग सहित बाकी सभी जो रास्ता तलाश रहे थे, उन्होंने भी उसी समय उस स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन को महसूस किया। कोई भी इनह्यूमन उस शक्ति को रेजिस्ट नहीं कर सका। वो एक सॉलेबल पुल था जो उन्हें किसी विशेष चीज की ओर आकर्षित कर रहा था। गॉड सोर्स। झंग यी उस ऑरा को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। सेंट स्पिरिट टेम्पल के भीतर गॉड्स सोर्स की प्रेजेंस अचानक महसूस हुई। झंग यी की आंखें सिकुड़ गई।
क्या यही है सेंट स्पिरिट टेम्पल का ट्रेजर? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं हो सकता। सैक्रिफिशियल सोल के मुकाबले गॉड सोर्स बस एक की फंक्शन वाली इंफीरियर चीज है। ये बात झंग यी पहले ही अनुभव कर चुका है। जब वे डीमन एम्पायर में थे, तब उन्होंने 9 लेवल डीमन टावर में भी गॉड्स सोर्स को खोजा था। लेकिन नैश एम्पायर जैसा महान साम्राज्य सिर्फ इस एक चीज को ट्रेजर मान ले, ये बात हजम नहीं होती। लेकिन इसकी ऑरा अचानक अभी क्यों प्रकट हुई? झंग यी खुद से बुदबुदाया। क्या किसी और को गॉड सोर्स मिल गया है और उसने उसका सील्ड ट्रेजर रूम खोल दिया, इसलिए उसकी एनर्जी लीक हो रही है? यह बहुत पॉसिबल था। आखिरकार यहां हर कोई ट्रेजर की तलाश में ही तो आया है, और अगर सबको सेंट स्पिरिट टेम्पल में अलग अलग जगह एग्जाइल कर दिया गया है, तो कुछ लकी लोग शायद उस ट्रेजर वॉल्ट के पास टेलीपोर्ट हुए हों। लेकिन शिन ने एक अलग राय रखी। ये बात बहुत अजीब है, उसने कहा। गॉड सोर्स एक एक्सट्रीमली रेयर आइटम है। अगर किसी ने हमें एग्जाइल किया है, तो वो जरूर उस जगह से हमें दूर रखेगा जहां ये रखा गया हो। असल में वो हमें इसे छूने का मौका भी नहीं देगा, और अगर किसी को ये मिल भी गया होता, तो वो ऑरा को इतनी आसानी से लीक नहीं होने देता। वो इसे तुरंत सील कर देता। झंग यी भी अब थोड़ा सस्पिशियस हो गया था। उसने पूछा, शिन, तुम्हारा क्या सोचना है? शिन ने जवाब दिया, ये एक ट्रैप हो सकता है। कोई तुम्हें ल्यूर करने की कोशिश कर रहा है जानबूझकर। इस बिंदु पर झंग यी ने खुद से कहा, यह बहुत अजीब है। यही गार्डियन था जिसने शुरुआत में हमें जानबूझकर अलग कर दिया था। यह बात अब खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है। जब तक? झंग यी ने उत्सुकता से पूछा। जब तक क्या? शिन ने कहा, जब तक उसका मकसद तुम्हारा टाइम डिले करना न हो, या फिर तुम सबको आपस में लड़ाने का हो। झंग यी ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। अब मेरे पास सेंट स्पिरिट टेम्पल के बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ सामने मौजूद सीमित क्लूज के आधार पर काम कर सकता हूं। दूसरे पक्ष का असली उद्देश्य जो भी हो, सबसे पहले चलो उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहां से गॉड्स सोर्स की ऑरा आई थी। अगर कोई रियल खतरा सामने आता भी है, तो उसकी एबिलिटी उसे कम से कम खुद को बचाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा अंडरग्राउंड टेरिटरी में आने का डिसीजन लिया है, तो बिना किसी जोखिम के आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद शिन ने सिर हिलाकर सहमति दी। हां, ये सही है। अगर हम लोग इस ऑरा को महसूस कर सकते हैं, तो जाहिर है बाकी लोग भी इसे महसूस कर सकते हैं। तो हम इसे सिग्नल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सबको एक कॉमन जगह पर लाए। झंग यी और हुआ पहले ही उस फ्लक्चुएशन की डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ गए। कई और कमरों से गुजरते हुए अचानक उन्होंने एक दरवाजा देखा जो थोड़ा खुला हुआ था। झंग यी की नजर उसी पर टिक गई। लगता है किसी और ने हमसे पहले इसे खोज लिया। वो और हुआ दरवाजे के बाहर रुक गए। झंग यी ने एक गहरी सांस ली ताकि शरीर युद्ध के लिए तैयार रहे। फिर वो धीरे धीरे अंदर कदम रखा। बाएं हाथ में पिस्तौल और दाएं में डैगर था। पीछे उसके विशालकाय हुआ था। जैसे ही उन्होंने रूम में एंट्री की, उसे एक जाने पहचानी फिगर दिखी। वो मंक जो चमकदार लाल वस्त्रों में था, खुले लंबे बाल, चिकनी जेड जैसी सफेद त्वचा, नंगे पैर जमीन पर। इसके अलावा और कोई नहीं। वो था झांगमू। उसे देखकर झंग यी वही ठिठक गया। इस जगह में फ्यूनरल मास्टर का सामना करना सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटीज में से एक था। झांगमू के पास न सिर्फ लगभग 20,000 पावर इंडेक्स के ब्लैक चैरिट लेवल की स्ट्रेंथ है, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वो सरफेस पर मौजूद संगजिया टेम्पल से टॉन्जोंग फेथ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर तुम उससे लड़ते हो और उसे तुरंत खत्म नहीं कर पाते, तो वो फेथ एनर्जी लगातार उसकी बॉडी को रिजेनरेट करती रहेगी, उसे एक तरह से अमर बना देगी। ऐसे अपोनेंट से लड़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। झांगमू के सामने दाजी और संगजिया टेम्पल के दूसरे मंक्स एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में इंटेंस फैसिनेशन था।
प्लेटफॉर्म के सेंटर में एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉक्स था जिसमें एक सॉफ्ट ग्लोइंग पीला क्रिस्टल रखा था। झंगी उसे तुरंत पहचान गया, गॉड्स सोर्स। क्या नैश एम्पायर के लोग वाकई इस चीज को यही रखेंगे? झंगी उलझन में था। उसने आसपास नजर दौड़ाई। उस प्लेटफॉर्म के अलावा कई और भी थे जिन पर अलग अलग आर्टिफैक्ट्स रखे थे। कुछ रेयर स्टोन्स थे, कुछ प्राचीन हथियार और कुछ एंटिक आर्मर सेट्स। पूरा हॉल किसी रॉयल एग्जीबिशन रूम जैसा लग रहा था। झंगी को तब एक रियलाइजेशन हुआ। क्या उनके लिए गॉड सोर्स सिर्फ एक कलेक्टिबल है? इस सोच ने झंगी को स्तब्ध कर दिया। क्या इन तीन आंखों वाले लोगों को पता नहीं कि ऐसी चीज किसी एक इप्सिलन लेवल इनह्यूमन को पैदा कर सकती है? चैप्टर 1404 काल्पनिक स्वप्न। झंगी और हुआ के वहां पहुंचने से अंडरटेकर, दाजी और बाकी सभी का ध्यान भी उनकी ओर गया। दाजी गॉड्स सोर्स को कलेक्ट करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने झंगी को देखा वो इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। हे लॉर्ड हुंदून, दाजी बोला, आप एक स्टेप देर से पहुंचे। हमने पहले ही गॉड्स सोर्स खोज लिया है। झंगी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अभी देर नहीं हुई है। नॉट एट ऑल। उसी क्षण उसके पीछे एक विशाल छाया इंसानी आकार में खड़ी हो गई और फिर वो एक दरवाजे में बदल गई। उस दरवाजे से क्योंगडा ने पद्स फैमिली के अजीब वॉरियर्स की अगुवाई करते हुए प्रवेश किया। वे सभी सीधे उस बूथ को घूरने लगे जहां गॉड्स सोर्स रखा था और बिना किसी हेजिटेशन के अपने हथियार दाजी और बाकी मंक्स की ओर तान दिए। हालांकि वे नैश कंट्री में हैं और उन्हें अभी भी थ्री आइड ट्राइब का खतरा झेलना है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं भुलाया कि पद्स और अचरांतई फैमिलीज के बीच शुरू से ही एक मॉर्टल फ्यूड रहा है। क्योंगडा और उसके लोग दाजी को ये पवित्र आर्टिफैक्ट ले जाते हुए नहीं देख सकते थे। दाजी का चेहरा सख्त हो गया। वो सबसे पहले जाकर उसे हथियाना चाहता था। झंगी ने अपना सफेद आउल अपने हाथ में उठाया और ठंडे स्वर में बोला, मैं सजेस्ट करता हूं कि तुम जल्दबाजी में कोई गलती मत करो। जैसे ही दाजी ने अपने चारों ओर मौत की आभा को महसूस किया, उसका शरीर फ्रीज हो गया। वो जमीन में जैसे जड़ हो गया। झंगी ने हल्की हंसी में कहा, यहां तुम डिसाइड नहीं करते कि क्या करना है। उसका मैसेज क्लियर था। इस रूम में सिर्फ वह और अंडरटेकर ही डिसाइड कर सकते हैं कि गॉड्स सोर्स किसका होगा। अंडरटेकर ने शांति से झंगी की ओर देखा। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे उनमें समंदर और पहाड़ दोनों समाये हों। उसने धीरे से हाथ उठाया, बुद्धा की तरह जेस्चर किया और कहा, लॉर्ड हुंदून, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। आप पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। क्या हमें अब संगजिया टेम्पल को छोड़ नहीं देना चाहिए? झंगी ने जवाब दिया, मैं तो बस वो कर रहा हूं जो मुझे करना कहा गया था, और अब जब मैंने इस चीज को देख लिया है तो इसे पाना मेरा कर्म बन गया है। तुम्हारे बुद्धिस्ट टीचिंग्स के हिसाब से तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर अब तुम्हारे मन इतने अशुद्ध क्यों हैं? जब भी वे थ्री आई ट्राइब का सामना करते हैं, सभी एकजुट हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता कभी फ्रेंडली नहीं रहा। पद्स फैमिली ने झंगी को एक मिशन दिया था, संगजिया टेम्पल को आरके से अबिस से और शक्तिशाली बनने से रोकना। लेकिन उससे भी बड़ा कारण था, झंगी खुद गॉड्स सोर्स को हासिल करना चाहता था। उसकी टीम में कई एक्सेप्शनल लोग हैं, लू कैरन, लाइंग वायु, शिन, जिनकी पोटेंशियल एप्सिलॉन लेवल पावर तक पहुंच सकती है अगर उन्हें सही एवोल्यूशन पाथ मिले। फ्यूचर में झंगी को इन्हीं लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस समय असल में झंगी ही था जो पूरी टीम को अपनी शक्ति से आगे खींच रहा है। अंडरटेकर ने लंबी सांस ली और कहा, दत्ता, तुम मोमी पैट चुके हो। उसने झंगी की ओर दया से देखा, लेकिन उस नजर में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई उसमें झांक ले तो खो जाए। झंगी ने भौहें सिकोड़ ली। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें खुली। उसने ऊपर देखा, एक सफेद सीलिंग। उसके सामने का दृश्य जाना पहचाना लग रहा था।
लेकिन उसके मन में ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये जगह बहुत पहले देखी थी, पर याद नहीं आ रही थी। इस वक्त झंगी को अपने शरीर के नीचे सॉफ्ट और वार्म महसूस हुआ, जैसे वो लेटा हो। उससे समझने में करीब 5 सेकंड्स लगे कि वो है कहाँ। जो वो देख रहा था वो थी उसके खुद के घर की सीलिंग। यस, यही उसका घर था, तियानहाई सिटी के शिशन डिस्ट्रिक्ट में यूएलू कम्युनिटी की 24वीं मंजिल पर स्थित 3 वाला फ्लैट। झंगी अचानक बिस्तर पर उठ बैठा। वो अभी अभी जागा था और उसका सिर थोड़ा भारी लग रहा था। उसके मन में कई कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेंज यादें घूम रही थी, लेकिन जागते ही वे जल्दी धुंधली हो गई। कुछ फेंट ट्रेसेस जरूर बचे थे, लेकिन जैसा अक्सर होता है, सपने से जागने के बाद हम ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं। बेड के पास से वार्मथ महसूस हुई। झंगी ने आंखें सिकोड़कर बगल की ओर देखा। खिड़की के बाहर की धूप मुलायम और वार्म थी, जो बेड की चादर पर बिखर रही थी। क्या मैं जाग रहा हूं या अब भी सपना देख रहा हूं? नहीं, मुझे याद है कि दुनिया का एंट आ चुका था, है ना? वॉज इट जस्ट अ ड्रीम? झंगी ने अपना चेहरा जोर से रगड़ा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो अब भी अपने सजाए हुए फ्लैट में था। वो उठा, चप्पलें पहनी और विंडो के पास गया। एल्यूमिनियम एलॉय ब्लैक विंडो पर जब सनलाइट पड़ रही थी तो वो हल्की गर्म लग रही थी। हालांकि वो अक्सर सफाई करता था, लेकिन सिल पर हल्की सी डस्ट की परत जमा थी। जब उसने उंगली फेरी तो हल्का सा निशान उसकी फिंगर टिप पर रह गया। झंगी ने बाहर झांका। तेज धूप में उसकी आंखें हल्की सिकुड़ी। सब कुछ बहुत रियल लग रहा था। उसके मन में अचानक सवाल उठने लगे। एक्चुअल रियलिटी क्या है? ये मोमेंट या वो एपोकैलिप्टिक मेमोरी? उसने अपनी जांग पर जोर से चुटकी काटी और तुरंत दर्द की तीव्रता से उसका चेहरा सिकुड़ गया। आह, दर्द तो सच में हो रहा है। क्या सच में वो सब एक सपना था? और फिर ना जाने क्यों उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन उतर आया, क्योंकि उस सपने में बहुत से अनोखे अनुभव थे और बहुत से ऐसे लोग जो उसके साथ लंबे समय तक थे। झंगी सोफा पर जाकर धीरे से बैठ गया, विंडो के सामने जहां फ्लोर टू सीलिंग कांच था। उसने आंखें बंद की और चाहा कि शायद दोबारा सो जाए, क्योंकि लगता था जिस भी समय में मैं जागूंगा वही असली दुनिया होगी, चाहे ये सपना हो या फिर जो पहले देखा वो सपना था। फर्क क्या है? कुछ समय बाद वो झपकी में चला गया। जब दोबारा उठा तब सुबह के 10 बजे हो चुके थे। उसका अलार्म बजा। झंगी ने बेडसाइड टेबल से अपना फोन उठाया। वही फेमिलियर डिवाइस, उसका नया खरीदा हुआ वॉरविक मेट 600 प्रो। कॉलर आईडी पर दिखा फेंग यूकिंग, उसकी गर्लफ्रेंड। झंगी ने जल्दी से कॉल उठा लिया। वो और यूकिंग आधे साल से रिलेशनशिप में थे और थिंग्स वर गोइंग रियली वेल। उन्होंने प्लान किया था कि अगले साल नेशनल डे के आसपास शादी करेंगे। हे यूकिंग, उसने कहा। फोन की दूसरी तरफ से एक सॉफ्ट, प्यारी सी फीमेल वॉइस आई, थोड़े गुस्से के साथ। मैं काफी देर से कॉल कर रही हूं, अब उठे हो? क्या तुम घर पर ही थे? झंगी ने हड़बड़ाकर कहा। यस यस, मैं घर पर ही हूं। तो जैब मैंने दरवाजा नॉक किया तो किसी ने खोला क्यों नहीं? झंगी ने अपनी कंपटी पर हाथ फेरते हुए कहा। ओह, 1 मिनट रुको, आई कम ओपन द डोर। झंगी जल्दी से स्लीपर्स पहनकर दरवाजे की ओर गया। दरवाजा खुला और सामने थी एक ग्रेसफुल लड़की, ग्रे ड्रेस, गक्सी शूज और शनेल बैग के साथ। वो थी झंगी की गर्लफ्रेंड फेंग यूकिंग। उसके पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी, लिन केनिंग। हालांकि वो यूकिंग जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसमें एक काइंड ऑरा था। चूंकि वो यूकिंग को जानती थी, वो हमेशा झंगी की भी फ्रेंड रही। चैप्टर 1405, सपने और हकीकत। दोनों लड़कियां हाथ में बैग्स भर खाना लेकर शूज उतारते हुए घर के अंदर आई, हल्की सी नाराजगी के साथ। मेन इस वीकेंड
तुम्हारे घर हॉटपॉट खाने को रेडी हो गई थी, लेकिन तुम तो सुअर की तरह सोते हो। जितना भी बुलाया उठे ही नहीं। झंग यी मुस्कुराया और हल्के से कहा, सॉरी, देर तक सो गया था। फेंग यूकिंग और लिन केनी ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और सीधे किचन की ओर बढ़ गई। चैटिंग करते हुए सब्जी धोने लगी। झंग यी क्वाइटली लिविंग रूम के सोफा पर बैठ गया। फेंग यूकिंग ने उसे कभी खाना बनाने जैसे कामों में हाथ नहीं लगाने दिया। उसने एक बार कहा था, अगर किसी आदमी को रोज किचन में भेजा जाए तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। झंग यी ने पीछे पलटकर देखा, जहां यूकिंग और केनिंग दोनों एप्रन पहनकर सब्जियां धो रही थी। एक अचानक सी खुशी उसके सीने में उमड़ आई। ऐसे दिन कितने सुंदर हैं, उसने सोचा, लेकिन उस खुशी के एहसास में भी कुछ अजीब था। मानो एक हल्का सा धुंधलापन हो, जैसे विंडो से आती सनलाइट उसके चेहरे पर गिर रही हो, पर क्लियरली महसूस नहीं हो रही हो। फिर एक बार उसे वो सपना याद आया। सपने की सारी डिटेल्स धीरे धीरे मेमोरी से फेड हो रही थी, इंक्लूडिंग वो लोग जो वहां थे। उनके चेहरे अब साफ याद नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर बाद लिन केनिंग ने स्टीमिंग हॉटपॉट लिविंग रूम में लाकर प्लग किया और सारी धुली हुई सामग्री नीटली टेबल पर रख दी। हॉटपॉट चीन में बहुत पॉपुलर तरीका है, सिंपल और इंटरैक्टिव। झंग यी खाना खा रहा था। दोनों लड़कियां आपस में चैट कर रही थी। उनकी हंसी सिल्वर बेल्स जैसी लग रही थी। लेकिन झंग यी बार बार उस ड्रीम को लेकर डिस्ट्रैक्टेड था। यह देखकर फेंग यूकिंग थोड़ी इरिटेट हुई। झंग यी, तुम्हें क्या हो गया है आज? तुम बहुत एब्सेंट माइंडेड हो। झंग यी ने जल्दबाजी में सिर उठाया। नहीं नहीं, बस एक अजीब सपना देखा था अभी। अजीब सपना? कितना अजीब? केनिंग ने उत्सुकता से पूछा। फेंग यूकिंग ने आंखें घुमाई। तुम बस एक सपना देखकर इतना सीरियस हो गए? झंग यी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो सपना बहुत लंबा था, जैसे कई साल बीत गए हों। मैंने बहुत लोगों से मुलाकात की, बहुत कुछ देखा, और सब कुछ इतना रियल लगा जैसे मैं वाकई उस दुनिया में था। लिन केनिंग ने सिर हिलाया। हम में से ज्यादातर ने ऐसा सपना कभी न कभी देखा है। जब आप उठते हो तो कुछ देर तक समझ नहीं आता कि असली क्या है और सपना क्या था। फेस धो लो, थोड़ा टाइम दो, ठीक हो जाएगा। फेंग यूकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल उस किताब जैसी जहां झुआंग झू ने तितली का सपना देखा था, है ना? उसने क्यूरियोसिटी से झंग यी की ओर देखा। मेन थी तुम्हारे सपने में? मेन कैसी लग रही थी? जल्दी बताओ। झंग यी ने आंखें घुमाई और सोचने लगा, लेकिन फिर अचानक उसका दिल थोड़ा डर गया। फेंग यूकिंग, उस सपने में? बेटर नॉट से एनीथिंग, झंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑफ कोर्स तुम सपने में भी अडोरेबल थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी हुई हमारी। बोलते हुए उसे फिर सपना याद आ गया। मैंने दुनिया के अंत का सपना देखा था। पूरे वर्ल्ड पर एक बर्फीला तूफान छाया हुआ था और लोग ठंड में मर रहे थे। हम सब बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। लिन केनिंग की आंखें चमक उठीं। अपोकलिप्स वाला सपना? वाओ, दैट साउंड्स एक्साइटिंग। मैं भी ऐसे शॉर्ट वीडियोस देखती हूं। अब डिटेल्स बताओ, ड्रीम में और क्या क्या हुआ? लड़कियां हमेशा बहुत गॉसिप करती हैं और उन्हें दूसरों के प्राइवेट सीक्रेट्स जानने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है। झंग यी को महसूस हुआ कि उसकी ड्रीम मेमोरी बहुत ही ब्लरी है। वो सिर्फ एक संक्षिप्त ओवरव्यू ही दे सकता था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो खुलकर कहने लायक नहीं थी। उसने फेंग यूकिंग और लिन केनिंग को ड्रीम में आई कुछ ओराटोन का जिक्र करते हुए थोड़ी बहुत कहानी सुनाई। ये सुनकर दोनों हंस पड़ी। आई थिंक तुम्हारा सपना बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर तुम इसे लिख पाते तो शायद ये एक बेस्ट सेलिंग नॉवल बन जाता। झंग यी बस मुस्कराया, सिर झुकाया और खाना खाता रहा। उसने मन ही मन इस होल टॉपिक को पीछे छोड़ने का प्रयास किया। इट्स जस्ट अ ड्रीम, इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लंच के बाद उन्होंने घर थोड़ा साफ किया
और फिर एक नई रिलीज हुई फिल्म देखने के लिए निकल पड़े। जब लिफ्ट 18th फ्लोर पार कर रही थी, दरवाजा खुला और एक टॉल, स्लिम वुमन अंदर आई। वो ब्लैक टर्टलनेक स्वेटर और स्लिम फिट जीन्स में थी और उसका फिगर साफ झलक रहा था। उसने ब्लैक रिम्ड ग्लासेस पहने थे और उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लहराते थे। जैसे ही झंग यी की नजर उस पर पड़ी, उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। झू क्या, ड्रीम में वो ही तो थी, फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल की एक डॉक्टर, और वहां वो उसकी पत्नी थी। झंग यी का गला सूख गया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। बस एक सपना था, उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर आने पर झू क्या तेजी से बाहर चली गई। झंग यी यूकिंग और केनिंग के साथ गार्बेज फेंकने के लिए बाहर निकला। जैसे ही वे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बाहर आए, उन्होंने देखा आंटी लिन, नेबरहुड कमिटी वाली, एक यंग कपल को डांट रही थी क्योंकि वो बिना लीश के डॉग घुमा रहे थे। कुछ ही दूरी पर अंकल वायु, सिक्योरिटी गार्ड, अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे मुस्कुराते हुए खड़े थे। पास में कुछ बुजुर्ग लोग चेस खेल रहे थे। बास्केटबॉल कोर्ट पर चेन झिंगाओ, जो मोहल्ले का थोड़ा नोटोरियस लड़का था, टैटूज फ्लॉन्ट करते हुए बास्केटबॉल जर्सी में दोस्तों के साथ 3v3 बुल फाइट खेल रहा था। इट ऑल फेल्ट सरियल। झंग यी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं, बस चलते हुए। उसे महसूस हुआ जैसे सपने और हकीकत के बीच की बाउंड्री धीरे धीरे मिट रही है। लॉजिक उसे समझा रहा था कि दिस इज द रियल वर्ल्ड, लेकिन दिल में एक वॉइस थी जो उसे फिर से उस स्नोई अपोकलिप्स वाली दुनिया की ओर खींच रही थी। फेंग यूकिंग और लिन केनिंग हंस रही थी, पर उसकी ईयर्स ने उनकी आवाज तो सुनी, लेकिन उसका मन उन शब्दों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो चुपचाप कूड़ेदान की ओर गया, बटन प्रेस किया और गार्बेज का बैग अंदर फेंका। झंग यी, तुम्हें क्या हो गया है? फेंग यूकिंग ने कंसर्न से कहा। वो उसके पास आई, अपने टोस पर उठकर उसके माथे को छुआ, फिर अपना माथा कंपेयर किया। तुम्हें बुखार तो नहीं? तुम आज इतने उदास क्यों हो? झंग यी कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं अभी भी कल रात देखे हुए सपने के बारे में सोच रहा हूं। इट फेल्ट सो रियल। ऐसा लगता है जैसे वो सपना नहीं था, कुछ और था। पर अभी उसके चारों ओर जो था, वो भी किसी ड्रीम से कम नहीं लग रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, लेकिन क्या जो सामने है वो भी उतना ही ब्यूटीफुल नहीं? उनके पास था 140 एस्क्यूम का एक 3 बेडरूम फ्लैट इन तियनहाई, एक 2 से 3 लाख युवन की बीबीए कार और एक प्यारी सुंदर गर्लफ्रेंड जिससे जल्द शादी होने वाली थी। लाइफ हियर वाज वार्म, रियल एंड फुल ऑफ कंफर्ट, लेकिन सपनों की दुनिया ठंडी, वीरान और निर्दयी थी। तो फिर झंग यी बार बार उसी दुनिया में क्यों खिंचता चला जा रहा है? चैप्टर 1406, दाओ हार्ट कोलैप्स। फेंग यूकिंग ने झांग यी की आंखों में देखा और धीरे से पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है, यहां ज्यादा अच्छा है या सपने में? झांग यी ने फेंग यूकिंग को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराया। ऑफ कोर्स यहां ज्यादा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं था। अगर किसी आम इंसान को चॉइस मिले तो वो यही जगह चुनना चाहेगा। बस इतना ही। जब सब कुछ यहां बेहतर है तो फिर मुझे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस अच्छे से जीना है। फेंग यूकिंग ने झांग यी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए आगे की ओर भागी। यहां वसंत ऋतु थी, फूल खिले हुए थे, हवा मंद मंद चल रही थी। कम्युनिटी के पास वाले गार्डन में घास हरी थी और कई लोग अपने पालतू जानवरों को टहला रहे थे। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। भाई झांग यी, सब कुछ एक इल्यूजन है, जागो। याद करो, तुम झांग यी हो, जियांगन जिले की केओस, और वही भाई जिसे यांग शिनशिन सबसे ज्यादा प्यार करती है। दूर आसमान से आई आवाज झांग यी के दिमाग में जोर से गूंजने लगी। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ वापस अपनी असलियत में लौट आया। अब वहां कोई साफ छत, प्यारी फेंग यूकिंग, प्यारे पड़ोसी
या वो फेमिलियर यूएलयू कम्युनिटी नहीं था। झांग यी शून्य भाव से सामने देखता रहा। सिर्फ एक युवा भिक्षु था जो उसे हैरानी और अफसोस के साथ देख रहा था। झांग यी को अचानक अपने चेहरे पर ठंडी सी नमी महसूस हुई। उसे खुद भी पता नहीं चला और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सब कुछ किसी स्वप्न की तरह लग रहा था। चाहे तुम्हें पता हो कि सब कुछ नकली था, फिर भी वो अनुभव दिल से मिटाया नहीं जा सकता। अंत्येष्टि गुरु ने कहा, अमिताभ, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी कंसंट्रेशन इतनी स्ट्रांग होगी। लगता है कि तुम्हारा हमारे बौद्ध संप्रदाय से जुड़ना तय है। अंत्येष्टिकर्ता भावुक हो उठा। 6 इंद्रिय विषय और सेंसरी एक्सपीरियंसेस इंसान को भ्रम में डाल सकते हैं। एक ऐसी दुनिया का अनुभव करवा सकते हैं जो इतनी सुंदर हो कि उसे छोड़ना मुश्किल लगे। भले ही दिमाग जानता हो कि वो एक इल्यूजन है, लेकिन फिर भी इंसान जागना नहीं चाहता। लेकिन झांग यी सच में उस इल्यूजन से बाहर आ गया जिसने अंतिम संस्कार स्वामी को बहुत प्रभावित किया। झांग यी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन भावनाओं से भर गया। वो इतनी क्लैरिटी से उस सुंदर भ्रम से बाहर कैसे आ सका? असल में स्नो माउंटेन कॉन्डोर से लड़ाई के समय उसे अंडरटेकर की कैपेबिलिटीज का आभास हो गया था। इसलिए ग्रेट स्नो माउंटेन में प्रवेश करने से पहले उसने यांग शिनशिन से एक एरो की व्यवस्था करने को कहा। नियमों की शक्ति एब्सोल्यूट होती है। वो एरो तभी एक्टिवेट होता जब झांग यी इल्यूजन के ट्रैप में होता। उसी नियम के जरिए झांग यी को वापस रियलिटी का एहसास कराया गया। सपने में यांग शिनशिन नहीं थी, लेकिन झांग यी उसे भूल नहीं सकता था। यही वजह बनी कि इल्यूजन टूट गया और वो असलियत में लौट आया। उसने अपना सिर उठाया और अंडरटेकर की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, थैंक्स कि तुमने मुझे ये सब दिखाया। भले ही ये सब नकली था, लेकिन इससे मुझे अपने कई रिग्रेट्स को फेस करने और छोड़ने में मदद मिली। क्या एक मीठा सपना देखना भी कभी कभी राहत नहीं देता? अगले ही पल झांग यी की आवाज ठंडी हो गई। लेकिन चूंकि तुमने मुझ पर हमला किया है, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। अंत्येष्टिकर्ता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं बस तुम्हें टेम्पररीली सील करना चाहता था। मुझे पता है कि तुमने लुओ झुओ के साथ अलायंस बना लिया है। झांग यी ने सिर हिलाया। ये जानकर अच्छा लगा। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। इतना कहकर उसने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसने एक और हाथ हिलाया। एक महिला धीरे धीरे म्यू यान के शैडो स्पेस से बाहर आई। वो एक शांत, सुंदर महिला थी। सीवीड जैसे लंबे बाल, एक परफेक्ट फिगर और एक मां जैसी जेंटल प्रेजेंस। जब अंडरटेकर ने उसे देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो थी लियू रुयन। यही वो महिला थी जिसने अंडरटेकर को ज्ञान दिया था। वही जिसने अपने वार्म और जेंटल एम्ब्रेस से उसे सबसे पहला कंफर्ट दिया था। इसी के कारण झंगझू एक सच्चे वॉरियर बन सका, जिसने संगजिया मंदिर की आर्मी को लीड किया और अबिस में डीमंस को हराया। लेकिन अंडरटेकर ये समझ नहीं पाया कि वो महिला झंग यी के पास क्यों खड़ी है। उसका मन गर्व और आत्मविश्वास से भरा था। उसे पूरा यकीन था कि ये महिला उससे पूरी तरह प्यार करती है। उनकी कॉन्वर्सेशंस ने उसे ये इल्यूजन दिया कि ये औरत सिर्फ उसी की है, कंप्लीटली, बॉडी एंड सोल। अंडरटेकर ने लियू रुयन की ओर हाथ हिलाया। कोई लंबी बात नहीं, बस एक शब्द, आओ। लियू रुयन ने अंडरटेकर की ओर देखा। उसकी आंखों में अफेक्शन और सॉफ्टनेस थी, जैसे कि बहुत दिनों बाद अपने पुराने साथी को देख रही हो। उसका ग्रेसफुल शरीर विलों की तरह स्वे कर रहा था। यही वार्म, सॉफ्ट बॉडी थी जिसने अंडरटेकर को हर रात ब्लिसफुल कंफर्ट दिया था। ये देखकर झंग यी हल्के से मुस्कुरा उठा। उसने लियू रुयन की ओर देखा और धीरे से अपना हाथ उठाया। आओ। लियू रुयन की नजर सीधी झंग यी पर पड़ी और उसने एक पल की भी देरी नहीं की। वो सीधा झंग यी की ओर बढ़ी और एक चिड़िया की तरह उसकी बाहों में समा गई। पहली बार अंडरटेकर के चेहरे पर डिसबिलीफ और शॉक था। वो 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया
और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके हिसाब से इस औरत को तो उसी ने जीत लिया था, है ना? उसकी मानी हुई पोजीशन थी, जो उससे प्यार करती थी, उसकी पावर और डेप्थ से प्रभावित थी, है ना? तो फिर वो किसी और मर्द की बाहों में क्यों गिर रही है? झंग यी ने ल्यू रुयन को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और सीधे अंडरटेकर की आंखों में देखते हुए उसका शरीर अपनी ओर खींचा। उसके चेहरे पर एक टीजिंग, ऑलमोस्ट क्रूएल मुस्कान थी। कैसा लगा ये गिफ्ट जो मैंने तुम्हें दिया? मैं भूल गया था तुम्हें बताना। ये औरत मैंने ही ढूंढी थी और ये वही करेगी जो मैं कहूंगा। ओह, और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए वो सब कुछ तुम्हारे लिए करती है? क्या उसने तुम्हें मास्टर कहा, तुम्हें एडमायर करने वाली नजरों से देखा और तुम सोच बैठे कि वो तुम्हारी बन गई? मैं एकदम साफ कहता हूं, ब्लिजर्ड सिटी में उसने कम से कम 1000 क्लाइंट्स एंटरटेन किए हैं। दैट्स हर जॉब। झंग यी की आवाज काम थी, लेकिन हर एक शब्द अंडरटेकर के दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रहा था। अंडरटेकर ने 10 साल में कभी किसी औरत से प्यार नहीं किया था। ल्यू रुयन उसकी पहली महिला थी और उसकी मास्टर भी वही थी जिसने उसे मैनहुड का स्वाद चखाया, और उसी से वो इस कदर ऑब्सेस्ड हो गया कि खुद को भी भूल गया। अब झंग यी उसे ये बता रहा था कि वो बस एक साधारण प्रोस्टिट्यूट थी। वो सिर्फ पैसे के लिए काम करती थी। अंडरटेकर का सारा कॉन्फिडेंस, उसका प्राइड, एक इंसान और एक तांत्रिक फ्यूनरल मास्टर के रूप में, सब कुछ रौंद कर मिट्टी में मिला दिया गया। पफ! वो इतना रेज में आ गया कि एकदम उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। उसने कांपती उंगली उठाई। उसकी आंखों में एब्सोल्यूट हेट्रेड थी। तू 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 ये इंसल्ट माफ नहीं की जा सकती। चैप्टर 1407, अ मैन्स पेन। जब झंग यी ने अंडरटेकर की इल्यूजन एबिलिटी, 6 डस्ट अवेयरनेस से होश में आते ही प्रतिक्रिया दी, उसने तुरंत उस पर मेंटल अटैक कर दिया। क्या यह सबसे सही तरीका नहीं था उसे उसी की दवा चखाना? झंग यी और बेरियल मास्टर के बीच में 2000 पॉइंट्स का कैपेबिलिटी गैप था, जो कि काफी बड़ा फर्क है। लेकिन शुरू से ही झंग यी और उसके बीच बराबरी नहीं थी। इस पूरी यात्रा में अंडरटेकर सबसे ज्यादा मिस्टेरियस और टेरिफाइंग कैरेक्टर था, जिसे लेकर बाकी सबके मन में रिस्पेक्ट और फियर दोनों थे। झंग यी ने उससे निपटने के लिए पहले से ही डिटेल्ड काउंटर प्लान बना रखी थी, और सच कहें तो अंडरटेकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। झंग यी ने यांग जिंगसन से पहले ही रिक्वेस्ट कर ली थी कि वो उसे इस 6 डस्ट अवेयरनेस की कंट्रोल से बचाने के लिए एक स्पेशल सेफगार्ड दे, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो ये मेंटल इल्यूजन अकेले ही झंग यी को कोलैप्स कर सकता था। झंग यी कोई एस्थेटिक मंक नहीं था जिसकी विल पावर अडिग हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वह अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करता है और पहले से तैयारी करता है। लेकिन अंडरटेकर, एक प्योर और एरोगेंट मंक, क्या झंग यी के ऐसे तरीके बर्दाश्त कर सकता है? जब उसने देखा कि ल्यू रुयन झंग यी की बाहों में है और उसकी हर बात मान रही है, उसे एक कठपुतली की तरह कंट्रोल किया जा रहा है, तो उसका दिल लिटरली टूट गया। गुस्से में उसने खून की उल्टी कर दी। झंग यी भी एक आदमी है और उसे पता है कि एक पुरुष के लिए सबसे ज्यादा हार्ट शैटरिंग पेन क्या होता है। और अगर वो व्यक्ति वो हो जिसने अभी अभी पहली बार किसी वुमन के साथ इंटीमेसी का अनुभव किया हो, और वो भी ऐसी निकली जो बस एक पॉन थी, तो उस चोट की कोई दवा नहीं होती। अंडरटेकर का पूरा मेंटल बैलेंस टूट गया। उसकी आंखें लाल हो गई और डेकेड्स की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एक सेकंड में छू मंतर हो गई। उसके शरीर से इंटेंस वायलेंस की लहरें फूटने लगी और वो झंग यी पर फुल फोर्स अटैक करने दौड़ा। झंग यी के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। बस वही हुआ जो मैंने सोचा था, उसने मन में कहा। उसने अपने इर्द गिर्द स्पेशल फॉर्मेशन सेनलियो वंजिया एक्टिवेट कर दी। 3000 सेकेंडरी गेट्स आसपास हवा में खुल गए। अंडरटेकर की पंच में एक बुद्धा या डीमन की रेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिवाइन स्ट्राइक हो।
लेकिन वो पंच इन सेकेंडरी गेट्स को भी नहीं तोड़ सका। झंगी ने तुरंत समझ लिया, जब किसी की फेथ टूटती है तो उसके पावर्स भी कमजोर हो जाते हैं। अंडरटेकर की ब्रेथ्स अब भारी और अनियमित हो गई थी। झंगी ने बाकियों को शैडो स्पेस में भेज दिया था, लेकिन एक हाथ से वो ल्यू रुयन को पकड़े रहा और दूसरे से ज्यू को थामे अंडरटेकर से लड़ता रहा। अंडरटेकर का गुस्सा और भी अनकंट्रोलेबल हो गया। झंग यी का हर एक्शन जैसे उसका अपमान कर रहा था। बैंग, बैंग, बैंग। झंग यी लगातार गोलियां बरसाता रहा। अंडरटेकर के चारों ओर डार्क जीरो एनर्जी बॉल्स बनते गए और फिर एक्सपैंड होकर उसे ढकते चले गए। एक पल के बाद उस डार्कनेस को चीरती हुई एक तेज सुनहरी लाइट निकली और उसने झंग यी पर हमला किया। लेकिन झंग यी काम था। उसने एनर्जी ड्रेन करना जारी रखा। किसी भी वॉरियर की पावर चाहे जितनी भी क्यों न हो, अगर उसका दिल टूटा हो तो उसका अटैक हॉलो होता है। एंगर तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, झंग यी ने कहा। अब तुम बस एक पैथेटिक अबैंडन्ड फेलियर हो। अरे भाई, इतनी नाराजगी क्यों? एक तांत्रिक मंक होकर भी क्या तुम एक औरत के रिजेक्शन से इतने दुखी हो सकते हो? झंग यी की आवाज मॉकिंग थी। एक एक बात अंडरटेकर के शैटर्ड ईगो पर और वार कर रही थी। झंग यी के हाथ ल्यू रुयन की कमर के चारों ओर थे और उसकी हथेलियां आराम से उसके शरीर पर घूम रही थी। ये दृश्य देखकर अंडरटेकर का खून खौल उठा। वो पूरी तरह से पागल हो गया। वो दहाड़ा और अपनी पूरी सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ से भरी एक सुनहरी मुट्ठी से झंग यी के डायमेंशनल गेट पर हमला कर दिया। लेकिन वो गेट टूट नहीं रहा था। सच में 1 इंच भी नहीं। झंग यी की प्रोटेक्शन इतनी ताकतवर थी कि वो ब्लैक चैरियटियर के इनह्यूमन जैसे पावरफुल अपोनेंट के लिए भी काफी थी। लेकिन असली वजह यह थी कि अंडरटेकर अब रेज मोड में था। वो सोच समझ कर हमला नहीं कर रहा था। उसका मानसिक संतुलन टूट चुका था। वो जानता था कि वो झंग यी के सेकेंडरी गेट्स को नहीं तोड़ सकता। फिर भी वो बस अपने भीतर के गुस्से को निकालने के लिए लड़ रहा था। पूरा हॉल उसकी ब्रूट फोर्स से कांपने लगा। देजी, क्यूओंडा और बाकी सभी लोग लड़ाई के बीच में थे, लेकिन अब उन्हें अपनी जान की चिंता होने लगी थी। हर किसी को साफ समझ आ गया, अंडरटेकर इज नो लॉन्गर सैन। अगर उन्होंने जल्दी संभाला नहीं तो सब के सब यही मर सकते हैं। देजी चिल्लाया, मास्टर, कंट्रोल योरसेल्फ, काम डाउन, डोंट फॉल इनटू हिज ट्रैप। लेकिन अंडरटेकर अब किसकी सुन रहा था? झंग यी अब भी ल्यू रुयन की कमर थामे हुए था और उसके चेहरे पर वही ताना मारने वाली मुस्कान थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हो रहा? चिंता मत करो, तुम्हारी औरत का ख्याल रखने का जिम्मा मैं ले लूंगा। तुम्हें तो यह भी पसंद नहीं आ रहा होगा कि वो हमारे बीच खड़ी हो, है ना? झंग यी ने ल्यू रुयन की ओर देखा और टीजिंग अंदाज में बोला, रुयान, बताओ ना, वो कैसा था? ल्यू रुयन की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसने इंडस्ट्री में सालों बिताए थे। उसे पता था कि किस समय कौन सा फेस दिखाना है। उसे तुरंत समझ आ गया कि झंग यी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। उसने सिर उठाया और अंडरटेकर की तरफ देखा। अंडरटेकर की आंखों में उम्मीद थी, शायद एक छोटा सा प्यार भरा एक्नॉलेजमेंट सुनने को मिले। लेकिन ल्यू रुयन ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, सच कहूं तो वो इतना भी अच्छा नहीं है। हर बार उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ती थी। सर, ऑनेस्टली, आपका साइज थोड़ा छोटा है और आपके पहले जिन लोगों के साथ मैं रही हूं, उनके मुकाबले आप कुछ भी नहीं हैं। हर बार मुझे फेक करना पड़ता था क्योंकि आप मुझे सैटिस्फाई नहीं कर पाते। ल्यू रुयन की ये बातें जहर से भी ज्यादा तीखी थी। अंडरटेकर ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसका दिल लिटरली ब्रेक हो गया। पफ, उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। झंग यी ने बिना रुके फिर हमला किया। आउल कैनन से लगातार फायर। अंडरटेकर अब चकमा भी नहीं दे पा रहा था। वो पूरी तरह से माइंड शैटर्ड हो चुका था। अब तो उसके चेहरे पर भी कोई भावना नहीं थी। खालीपन,
शून्यता, निरर्थकता। एक पुरुष के लिए इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन क्या हो सकता है, जिसकी पहली और इकलौती प्रेमिका उसे प्रोफेशनल एक्ट समझे। अंडरटेकर का बॉडी अब भी जीरो फील्ड में प्रोटेक्टेड था, लेकिन झंग यी के अटैक ने उसे पूरी तरह टॉर्न अप कर दिया था। वो लहूलुहान हो चुका था, उसके वस्त्र फट चुके थे, और वो लड़खड़ाता हुआ वापस झंग यी और ल्यू रुयन के सामने खड़ा था। चैप्टर 1408 दी फॉलन मंक। अंडरटेकर के वस्त्रों में सेल्फ रिपेयरिंग फंक्शन नहीं था। जब वो पूरी तरह टूट चुका था और रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, तब झंग यी ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। ल्यू रुयन खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। इस क्षण अंडरटेकर को थोड़ा होश आया। उसने अपने शरीर की ओर देखा, विशेष रूप से उस हिस्से की ओर, और एक अनकही शर्म, निराशा और ह्यूमिलिएशन ने उसके हृदय को जकड़ लिया। जब शर्म अपार हो जाती है, तब वो सुन्नता में बदल जाती है। ल्यू रुयन ने कोल्ड टोन में कहा, तुम सचमुच खुद को बेइज्जत कर रहे हो। जल्दी से अपनी छोटी सी चीज को ढक लो। अंडरटेकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फिर एक बार मुंह से खून थूका। वो रेज में पागल होकर चिल्लाया, फिर दौड़कर एक साधु के कपड़े छीन लिए और जैसे तैसे खुद को ढक लिया। केओस, तूने मुझे अपमानित किया है। आज मैं तुझे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। झंग यी ने एक ठंडी नजर से उसकी ओर देखा और काम आवाज में कहा, तुम बहुत भोले हो। कोई ताज्जुब नहीं कि रुयन ने तुम्हें नहीं चुना। झंग यी को पता था कि अंडरटेकर का सबसे कमजोर बिंदु क्या है, इसलिए वो लगातार उसी पर वार करता गया। तुम घटिया इंसान हो। अंडरटेकर दहाड़ा, रुयन तुमसे प्यार नहीं करती। क्या तुम्हारे पास गट्स है कि तुम उसे छोड़ दो और मुझसे 1-on-1 लड़ो? रुयन तुमसे प्यार नहीं करती। इनफ। क्या तुम हर वक्त उसी का नाम लेते रहोगे? एक वेश्या ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा, जहां से तुम वापस नहीं आओगे। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे इंप्रेस थी? वैसे तुम्हें पता है तुमसे पहले उसके कितने क्लाइंट्स थे? अंडरटेकर का दिल एक एक कर टूटता गया। उसका शरीर थरथराने लगा और वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। ये कोई फिजिकल एग्जॉशन नहीं थी, बल्कि डीप साइकोलॉजिकल कोलैप्स का लक्षण था। सभी जानते थे कि वो हमेशा एक प्योर तांत्रिक मंक के रूप में जीवन जीता रहा, कोई भावनात्मक कनेक्शन नहीं रखा। और आज वही इंसान अपने सबसे बड़े भ्रम, अपने पहले प्रेम में जमीन पर घसीटा जा रहा था। इस ह्यूमिलिएशन को वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर सका। अंडरटेकर ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और जब फिर से खोली तो झंग यी ने पहली बार उसमें एक प्योर किलिंग इंटेंट देखी। अब वो वाकई में झंग यी को मारना चाहता था। उसके मन में ये बात थी, अगर मैंने उसे मार डाला तो रुयन का पास्ट भी मिट जाएगा, या शायद यहां मौजूद हर किसी को मार देना ही एकमात्र रास्ता था। झंग यी ने उस लुक को देख लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम कर सकते हो। झंग यी की प्रोटेक्शन इतनी टाइट थी कि अब अंडरटेकर चाहकर भी उसे हर्ट नहीं कर सकता था। अंडरटेकर ने अपने हाथ ऊपर उठाए और आसमान की ओर देखा, एक शांत भक्त की तरह। अगले ही पल एक सुनहरी आस्था की किरण आसमान से उसके शरीर पर आ गिरी। ये थी संगजिया टेम्पल की फेथ एनर्जी। उसके शरीर की चोटें तेजी से हील होने लगी, लेकिन इस बार वो एनर्जी बहुत हल्की थी, धीरे धीरे ऑलमोस्ट इनविजिबल होने लगी। अंडरटेकर की प्यूपिल्स सिकुड़ गई। ये कैसे हो सकता है? झंग यी के चेहरे पर एक विकेट सेटिस्फैक्शन की मुस्कान आ गई। तो मेरी योजना सच निकली। एक ऐसा व्यक्ति जो अब विश्वास, करुणा और आत्मसंयम की जगह लस्ट, हेट और वेंजियंस से भर चुका है, वो तांत्रिक बुद्धिस्ट लीडर नहीं हो सकता। संगजिया टेम्पल की फेथ ने उसे त्याग दिया था। झंग यी के हमले अभी जारी थे। अंडरटेकर अब गुस्से में कांप रहा था। उसकी आंखों में प्योर मर्डर था। डजंट मैटर, उसने कहा, पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर नीचे डीमन अबिस की पूरी जातियों को नष्ट कर दूंगा,
और दोबारा तांत्रिक बुद्धिज्म का सपोर्ट हासिल कर लूंगा। जांग झू इस समय सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, लेकिन उसकी भौहें तन चुकी थी और उसकी आंखों में चारों ओर सिर्फ किलिंग इंटेंट ही दिखाई दे रही थी। ये कैसा बोध? ये तो एक पागल राक्षस जैसा लग रहा था। 6 कॉन्शियसनेस मेथड। उसने अपना दाहिना हाथ सीने के सामने रखा और धीरे से बोला। अगले ही पल उसके शरीर से एक भयंकर तूफानी शक्ति फूट पड़ी। चाहे अब उसका बुद्धा नेचर पतित हो गया हो, लेकिन वो अब भी एक ब्लैक चैरियट लेवल इनह्यूमन है। झांग यी की आंखें सिकुड़ गई। उसे एहसास हो गया कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। सिर्फ एक अच्छी बात थी, अब वो तांत्रिक ब्लेसिंग से रहित था, मतलब इमोर्टैलिटी की शक्ति उसके पास नहीं थी। स्विश! सुनहरी रोशनी एक पल में ही झांग यी के सामने प्रकट हो गई। जांग झू ने उसके बहुपर्त सियुमिन गेट्स पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। एक ऐसा मुक्का जिसमें केवल प्योर मर्डरस रेज भरा था। झांग यी को लियू रुयान को तुरंत शैडो स्पेस में भेजना पड़ा। हालांकि लियू रुयान की मौजूदगी उसके मूड को लाभ पहुंचा सकती थी, लेकिन अब वो एक डिस्ट्रैक्शन बन चुकी थी। बूम! एक जबरदस्त बल पूरे ऑल्टरनेट डायमेंशन में फैल गया। एलियन क्राफ्टेड पॉकेट डायमेंशंस इतने मजबूत नहीं होते। जांग झू के एक घूंसे से ही पूरा स्पेस हिल गया। क्रैक! झांग यी के सेकेंडरी गेट्स में से एक में दरार आ गई। हालांकि ये केवल 3000 में से एक द्वार था, लेकिन इससे जांग झू की आक्रामक ताकत का एहसास हो गया। झांग यी तुरंत हवा में ऊपर उठा, दोनों हाथों में व्हाइट आउल पिस्टॉल्स लिए जांग झू पर एमिंग कर रहा था। फॉलिंग स्टार्स! दोनों बंदूकें एक साथ चमकी और 0 बुलेट्स की बौछार आसमान से सितारों की तरह गिर पड़ी। चारों दिशाओं से जांग झू को घेर लिया। जांग झू ने ऊपर देखा और बिना डरे बार बार हवा में अपनी मुट्ठियां घुमाई। वॉइड एनर्जी के खिलाफ उसकी गोल्डन फोर्स टिक गई। प्योर स्ट्रेंथ कॉम्बैट में जांग झू अभी भी बढ़त में था। आखिर 2000 पॉइंट पावर गैप मजाक नहीं होती। झांग यी शांत था। उसने फिर से हथियार रीलोड किए। इस बार जांग झू को अंदाजा नहीं था कि गोली लगते ही एक जबरदस्त न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। यह विशेष ट्रांसोरैनिक एलिमेंट से भरी हुई हाई डेंसिटी बुलेट थी, जिसकी एक अकेली गोली में 7 टन जितनी ताकत थी। बूम! जांग झू एक्सप्लोजन से उड़ गया। कमरे के बाकी लोगों की हालत और भी खराब थी। हालांकि यह कमरा कई हजार मीटर लंबा था, लेकिन 2 पावर हाउसेस के बीच की लड़ाई ने सभी को बुरी तरह उड़ा दिया। कई निम्न स्तर के इनह्यूमन लड़ाके तुरंत मारे गए। नो, दिस बैटल इज बियॉन्ड अस। गेट आउट वाइल यू कैन। क्यूओंगडा को लड़ाई में मरने से डर नहीं था, लेकिन पॉइंटलेस डेथ भी नहीं चाहता था। वो डिवाइन सोर्स को भूलकर कमरे के पिछले दरवाजे की ओर भागा और वहां से निकल गया। डेजी झांग झू की ओर देखता रहा, फिर डिवाइन सोर्स को देखा और झिझक के बाद दांत पीसकर वहां से भाग गया। अब इस कमरे में बस 2 लोग बचे थे, झंग यी और झंग झू। कमरे की दीवारें विशेष बैरियर स्टोन से बनी थी, जो उनके डेवस्टेटिंग बल को एब्जॉर्ब कर सकती थी बिना नष्ट हुए। चैप्टर 1409 लियू रुयन स्पीक्स। झांग यी और झांग झू के बीच भीषण युद्ध छिड़ चुका था। झांग यी जानता था कि यह टकराव कभी न कभी होना ही था, पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इसकी शुरुआत झांग झू खुद करेगा। सब कुछ एक इत्तेफाक जैसा लग रहा था, लेकिन असल में यह एक सोची समझी योजना थी। झांग यी को पहले ही पता चल चुका था कि यह सब गार्डियन की ओर से एक योजनाबद्ध व्यवस्था थी। पहले सबको होली स्पिरिट टेम्पल के अलग अलग हिस्सों में एग्जाइल किया गया और फिर डिवाइन सोर्सेज ऑरा के जरिए एक युद्ध का माहौल खड़ा किया गया। लेकिन सारी तैयारी के बावजूद चीजें बिल्कुल वैसी नहीं चली जैसी झांग यी चाहता था। फिर भी इस वक्त की स्थिति पूरी तरह झांग यी के कंट्रोल में थी। झांग झू की ताकत वाकई में बहुत अधिक थी। उसकी 6 कॉन्शियसनेस मेथड ने उसकी इंद्रियों को इतना शार्प बना दिया था कि उसकी नजर, श्रवण, गंध, स्वाद,
स्पर्श और मन लगभग एक परफेक्ट फॉर्म में पहुंच गए थे। झांग यी ने उसकी मेंटल डिफेंस को तोड़ने के लिए पहले से कुछ रणनीति बना रखी थी, लेकिन फिर भी झांग झू का शरीर अत्यधिक कठोर और परिपक्व था। उसकी बंदूकें अब न्यूक्लियर ग्रेड राउंड से लदी थी, क्योंकि सामान्य गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो लड़ते हुए पीछे हटता रहा और लगातार दूरी बनाए रखने की कोशिश करता रहा, क्योंकि अगर झांग झू पास आ गया तो वो नहीं कह सकता कि उसके डायमेंशनल गेट्स उसे रोक पाएंगे या नहीं। बूम! झांग झू का एक और पंच सीधे एक न्यूक्लियर बुलेट से टकराया। विस्फोट की लहर ने कमरे में रखे सभी एग्जीबिशन स्टैंड्स को तोड़कर बिखेर दिया। यहां तक कि डिवाइन सोर्स भी जमीन पर लुढ़क गया। झांग यी ने अपने शरीर के चारों ओर ऑल थिंग्स परसेप्शन फील्ड फैला लिया। हर वस्तु, हर गति को लॉक कर लिया गया और उन्होंने सटीक टारगेट करना शुरू कर दिया। ये पहला मौका था जब झांग यी को इतने ऊंचे स्तर के दुश्मन से भिड़ना पड़ा था, और ये लड़ाई सच में बेहद कठिन थी। हालांकि झांग झू के पास अब तांत्रिक ब्लेसिंग्स नहीं थे, पर उसे हराना आसान नहीं था। तुम सच में जांगझू कहलाने के काबिल हो। अगर मैंने पहले से बैकअप तैयार नहीं किया होता तो शायद आज भी तुम मुझसे जीत जाते। ऐसा कहते हुए झांग यी ने अपनी आर्मोर का कॉलर खोला। एक गोल सिर बियू की आवाज के साथ बाहर निकला। हुआ जो पूरे समय उसके शरीर में छिपा था अब बाहर आ गया। झांग यी मुस्कुराया। अब इसे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ताकत से खत्म करो। हुआ की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। उसने ऊपर आकाश की ओर दहाड़ लगाई। रोर! ये दहाड़ किसी राजा की तरह गूंजी और पूरा महल कांप गया। हुआ ने खुद को फैलाना शुरू किया और देखते ही देखते वो 10 मीटर ऊंचे एक काले बीस्ट फॉर्म में बदल गया। उसके हर बाल स्टील नीडल्स जैसे नुकीले थे। उसकी कमर से 2 विशाल स्वॉर्ड लाइक विंग्स निकले और माथे पर एक सफेद धारियों वाला निशान बना, बिल्कुल राजा जैसा। उसकी ताकत ने पूरे इलाके को हिला दिया। झांग झू की आंखें सिकुड़ गई। उसने इस जायंट बीस्ट में एक स्पष्ट एप्सिलॉन लेवल ऑरा महसूस की। झांग यी ने हुआ के सिर को सहलाते हुए कहा, कई महीनों की ट्रेनिंग और अनगिनत सेंटिपेड एसेंस के बाद आखिरकार तुम एप्सिलॉन पर पहुंच ही गए। हाँ, वह हुआ अब एक एप्सिलॉन क्लास बीस्ट बन चुका था। अलाउ मी टू री इंट्रोड्यूस, दिस इज माई बैटल बीस्ट हुआ, कोड नेम कायोंकी, पावर इंडेक्स 13,000। झांग यी ने यह कहते हुए अंतिम संस्कार स्वामी की ओर देखा। एक फीलाइन प्रेडेटर के रूप में हुआ में अद्भुत लड़ने की क्षमता है। एप्सिलॉन ब्रेकथ्रू के साथ उसकी कुल शक्ति 13,000 तक पहुंच गई, जो कि झांग यी के प्रारंभिक स्तर से भी कम नहीं थी। अब दोनों, झांग यी और हुआ जांग झू के सामने खड़े थे। अब हम दोनों हैं तुम्हारे सामने। झांग यी ने अंतिम संस्कार मास्टर से ठंडी शांति से कहा। सीधी लड़ाई में अंडरटेकर को हराना मुश्किल होता, लेकिन जब लड़ाई 2 वर्सेस 1 बन जाए तो संतुलन पूरी तरह बदल जाता है। शुरुआत में दोनों पक्षों की ताकत बराबर लग रही थी, पर 13,000 पॉइंट पावर लेवल के साथ हुआ के जुड़ने से झांग यी की ओर झुकाव तय था। और भी बेहतर, झांग यी ने बोलना खत्म किया ही था कि उसने और शीशी हुआ ने बिना किसी इशारे के सामंजस्य के साथ दोनों दिशाओं से हमला शुरू कर दिया। यह दृश्य एक बार फिर से उस समय की याद दिलाता है जब झांग यी पहली बार जीक्सी से मिला था और दोनों ने जिशान बेस में दुश्मनों को ऐसे ही घेरा था। झीक्सी हवा में ऊपर चढ़ गई और अपने नुकीले पंजे से अंडरटेकर के बाई ओर प्रहार किया। उसी समय झांग यी ने दूसरी ओर से डबल गन मोड में न्यूक्लियर बुलेट्स दाग दी। ये आदमी और जानवर की शानदार टीम वर्क थी। उन्होंने सीधे हमले की जगह कोणीय रणनीति अपनाई, लगभग 30 डिग्री के एंगल से हमला किया, जिससे फ्रेंडली फायर से बचा जा सके। एक क्षण के लिए अंडरटेकर पूरी तरह दबाव में आ गया। उसे न तो एक दिशा में फोकस करने का समय मिला और न ही बच निकलने का रास्ता। उसने अपनी बाह से झीक्सी का हमला रोका
और दूसरी बाह से झांग यी की गोलियों को ब्लॉक किया। लेकिन वो अब घबराने लगा था। हफ, उसने तुरंत पीछे हटते हुए अपनी पीठ दीवार से टिका दी ताकि उसे दोनों दिशाओं से हमला न सहना पड़े। ये चाल चालाकी भरी थी। झांग यी को अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी स्थिति का विश्लेषण कर लेगा। झांग यी और झीक्सी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। झीक्सी ने अपना मुंह खोला और हाई एनर्जी प्लाज्मा बीम की एक किरण सीधी अंडरटेकर की ओर फेंकी। उसी समय झांग यी ने अपनी दोनों गनों को एक हथियार में बदलते हुए अपनी अल्टीमेट मूव विनाश परशु को ट्रिगर किया। कमरे की जगह सीमित थी और अब अंडरटेकर एक कोने में फंसा था। ऐसे में इन दो लॉन्ग रेंज हमलों से बचना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और इमॉर्टल गोल्डन बॉडी की शक्ति से एक विशाल गोल्डन ऑरा बनाई जो उसे सारे हमलों से बचाने वाला कवच बन गई। बूम! झांग यी और झीक्सी के संयुक्त हमले ने उस रक्षा कवच पर सीधा प्रहार किया। सारा महल जैसे हिलने लगा। वो गोल्डन ऑरा बुरी तरह कांप रहा था और धीरे धीरे चटकने लगा। इसी बीच झांग यी ने फिर से एक मनोवैज्ञानिक हमला किया। उसका तंज भरा स्वर गूंजा, तुम्हारी बीवी बहुत स्मूथ है, बस इतना ही कहना था। और अंडरटेकर का गुस्सा फिर से भड़क उठा। धत तेरी! वो फिर से रेज मोड में चला गया। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और उसकी गोल्डन प्रोटेक्शन टूटी। बैंग! आभा मंडल टूट गया और अंडरटेकर का मुंह खून से भर गया। झांग यी और झीक्सी ने एक पल की भी देरी नहीं की। वे दोनों तेजी से आगे बढ़े और पूरी ताकत से हमला किया। उनका तालमेल उत्कृष्ट था। 2 साल की साझेदारी ने उन्हें लगभग टेलीपैथिक बना दिया था। एक बाएं से एक दाएं से उन्होंने अंडरटेकर को सैंडविच कर दिया। अंडरटेकर ने गहरी सांस ली और दोनों से लड़ना शुरू कर दिया। उसके शारीरिक कौशल वाकई जबरदस्त थे। वर्षों की बर्फीली पर्वतों में साधना ने उसके शरीर को म्यूटेट करके लोहे जैसा बना दिया था। लेकिन उसका मन, वो अब भी झांग यी के शब्दों से बुरी तरह टूट रहा था। झांग यी का मुंह भी उतना ही सक्रिय था जितना उसके हाथ। लियू रुयान ने कहा कि तुम छोटे हो और कमजोर। उसे असहज लगता था। उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट नकली थी। उसने तुम्हारे साथ कभी असली सुख नहीं पाया, लियू रुयान ने कहा। चैप्टर 1410 टाइम स्वॉम्प। झांग यी और हुआ के संयुक्त हमले ने झांगझू, अंडरटेकर, को गंभीर दबाव में डाल दिया। इस समय उसका हृदय पहले ही टूट चुका था। उसका मन स्थिर नहीं था और झांग यी के निरंतर शब्दों ने उसके विचारों में और अशांति भर दी। धीरे धीरे वो दोनों के हमलों में दबने लगा। इस भावना से उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये दोनों पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर क्यों लग रहे हैं? अराजकता, केओस तो समझ आता है, लेकिन ये बिल्ली, इसकी पावर रेटिंग तो सिर्फ 13,000 थी, फिर इतनी शक्तिशाली कैसे लग रही है? पवित्र आत्मा हॉल के इस विशेष कक्ष में तीनों की गति इतनी तेज हो गई थी कि अब वे सिर्फ धुंधली परछाइयों की तरह नजर आ रहे थे। नग्न आंखों से पहचानना मुश्किल था। झांग यी और हुआ अंडरटेकर को बिल्कुल 2 तूफानों की तरह घेरे हुए थे, जिससे उसके लिए बैलेंस बनाना और भी मुश्किल हो गया। हुआ की ताकत और गति निश्चित रूप से अब 13,000 पॉइंट से ऊपर लग रही थी और झांग यी का अटैक भी असाधारण रूप से आक्रामक होता जा रहा था। क्या अब जाकर तुझे समझ आया? झांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने देखा कि अंडरटेकर को कुछ शक हो चुका है। लेकिन झांग यी को सच्चाई बताने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ओनली एनपीसीज रिवील देयर स्किल्स ड्यूरिंग बैटल। मैं नहीं। अभी कुछ समय पहले ही झांग यी ने अपनी नई क्षमता सक्रिय की थी, जो उसके बाएं नेत्र की टाइम पावर के अपग्रेड से विकसित हुई थी। ये क्षमता थी समय का दलदल, टाइम स्वॉम्प। वो अपने चारों ओर 1000 मीटर की सीमा में किसी भी निर्धारित टारगेट की समय की धारणा को धीमा कर सकता है।
ध्यान दें, ये फिजिकल दुनिया को स्लो नहीं करता, बल्कि उस शख्स की परसेप्शन और रेस्पॉन्स टाइम को 30% तक कम कर देता है। इसका मतलब प्रतिद्वंदी को आपकी मूव्स धीरे लगेंगी और आपकी मूव्स उसे तेज नजर आएंगी, यानी आपको गति का रिलेटिव एडवांटेज मिलेगा। ये झांग यी की स्पेशल एक्सेलरेशन क्षमता से काफी अलग और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक स्पीड बूस्ट में सब तेज हो जाते हैं, लेकिन टाइम स्वॉम्प में सिर्फ दुश्मन स्लो होता है। इस समय झांग यी और हुआ को अंडरटेकर की तुलना में 30% अधिक गति का लाभ मिल रहा है। दुश्मन जितने ज्यादा होंगे, ये क्षमता उतनी ही प्रभावी होगी। हालांकि अंडरटेकर को लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, पर वो मानसिक रूप से अस्थिर था, इसलिए कोई सही प्रतिक्रिया नहीं दे सका। कुछ ही मिनटों में झांग यी और हुआ ने उसे पूरी तरह से दबा दिया। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसका अमर सुनहरा शरीर, अब जब उसे सांगजिया मठ से आस्था शक्ति नहीं मिल रही थी, अब उतना भी अमर नहीं रहा। ओह! अंडरटेकर लड़खड़ा रहा था। उसके पैरों के पास खून की एक धारा थी, पीठ पर हुआ के पंजे के गहरे निशान और छाती पर झांग यी की गोली के धब्बे थे। उसका बुद्ध हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। वो अब एक भटके हुए कुत्ते की तरह था, पागल, क्रोधित, लेकिन अंदर से बेहद टूटा हुआ। अब वो पहले ही हार चुका था। यहां तक कि अगर वो सिर्फ झांग यी से अकेले लड़ता, तब भी उसकी जीत असंभव होती, और ये तो 2v1 था। झांग यी शांत था। उसने हमला नहीं रोका, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। बस इतना कहा, तुम हार गए हो, जुएगो। पहली बार झांग यी ने उसे अंडरटेकर नहीं कहा, बल्कि उसके वास्तविक नाम से पुकारा। अंडरटेकर ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसे एक खोई हुई नजर से देखा। कभी कभी जब इंसान एक ही झटके में बहुत कुछ खो देता है, तो उसका मन भावनाओं को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। वो बस बिना कुछ कहे झांग यी को घूरता रहा। शायद अब वो भूल चुका था कि वो यहां क्यों है, लड़ाई क्यों हुई, और मैं हार क्यों गया। झांग यी ने शांति से कहा, उम्मीद है ये हार तुम्हें एक सबक देगी। हमेशा खुद को अजेय समझना सही नहीं। डुनजों का जंगफू होने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी हार नहीं सकते। अपने विरोधी का सम्मान करना अपने ही सम्मान का एक रूप है। झांग यी धीरे धीरे पीछे हटा। उसने एक एक करके कमरे में बिखरे नैश साम्राज्य के खजानों को उठाया। ईश्वर का स्रोत भी उनमें शामिल था। फिर वो हुआ को लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसने जांग को नहीं मारा। ये इसलिए नहीं कि वह दया दिखाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि जांग यू को मारने में बहुत अधिक जोखिम था। 20,000 पॉइंट का अलौकिक शक्ति सूचकांक रखने वाले इंसान को अगर वो पूरी तरह टूट न गया हो, तो इतनी आसानी से हराना संभव नहीं था। और अगर उसने जान बचाने की पूरी कोशिश की होती, तो उसकी जिजीविषा से उत्पन्न शक्ति का सामना करना झांग यी के लिए आसान नहीं होता। झांग यी को अभी नैश देश के बाकी योद्धाओं का भी सामना करना था। जब वो अगली कक्ष में पहुंचा, तो उसने दीवार पर पड़ी एक गहरी छाया को खींचा। छाया से एक काले लबादे वाला व्यक्ति बाहर निकला। ये था लुओ झो, विद्रोही पक्ष का नेता, हिम पर्वत का बाज। झांग यी ने उसे देखा और कहा, अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है, लेकिन क्या तुम उससे जीत पाओगे? लुओ झो ने झांग यी के साथ पहले से ही एक गुप्त समझौता कर लिया था। वो झांग यी के साथ झांग, यू और सांगजिया मंदिर से निपटने में उसका सहयोगी था। महान हिम पर्वत में प्रवेश करने से पहले लुओ झो ने झांग यी को एक गहरा रहस्य बताया था। लुओ झो और झांग यू जुड़वा भाई थे। झांग यू ने बचपन में ही स्वर्गीय जप कवि हेवनली चांट मंक की शक्ति जागृत की थी, इसलिए उसे ले जाया गया। किसी को यह नहीं पता था कि लुओ झुओ के पास भी वही क्षमता थी। माता पिता ने दोनों को एक साथ छोड़ना नहीं चाहा, इसलिए सिर्फ एक बेटे को बलिदान के लिए सौंपा गया। लुओ झुओ पहले इस रहस्य को अपने साथ ही ले जाने वाला था, लेकिन फिर दुनिया का अंत आ गया। अब वो ये सब छिपा नहीं सकता था।
4 प्रमुख कबीले बर्फीले पठार के लोगों को गुलाम बना रहे थे। वो अब और चुप नहीं रह सकता था। लुओ झुओ ने झांग यी की ओर देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। उसका दिल डगमगा गया है, लेकिन मेरा संकल्प अब भी अडिग है, इसलिए अंत में मैं जीतूंगा। झांग यी ने कंधे उचकाए। मैंने अपनी भूमिका निभा दी है, अब तुम्हारी बारी है। उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम मिले तो तुम देवत्व के योग्य बन चुके हो। झांग यी ने उसका कंधा थपथपाया और वहां से चला गया। अब जो भी भाइयों के बीच होना है वो उन्हीं के बीच होगा। कमरे में ज़ांग झू अकेला बचा। सफेद रंग की दीवारें और फर्श एकदम शांत, जैसे स्वर्ग का कोई शून्य, और ज़ांग का हृदय भी अब उतना ही खाली था। उसने इस युद्ध में सब कुछ खो दिया, अपनी प्रेमिका, अपने गर्व, अपनी बौद्ध चेतना और अपनी आत्मा। अचानक उसने अपनी छाती में एक तेज दर्द महसूस किया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। नीचे देखा तो उसके हृदय के स्थान पर एक गहरा काला छेद था। उस छेद से काली स्याही जैसा तरल बह रहा था उसके पैरों की ओर। फिर वो काली स्याही फैलती चली गई और अंततः एक गहरी खाई बन गई, जिसने ज़ांग झू को पूरी तरह निगल लिया। अगर आप चाहें तो अगला अध्याय जल्द आएगा। प्लीज सब्सक्राइब करें। डियर व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट. There is no cut in the story. Enjoy. Thanks.